हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन लेकर आया हूँ गुप्त साम्राज्य। तो गुप्त साम्राज्य के साथ साथ ही दोस्तों आज के सेशन में हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, गुप्तकालीन ऐतिहासिक स्रोत, साथ ही देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख जो कि गुप्त काल से जुड़े हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं गुप्तकालीन शासक जैसे श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त पष्ट, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के बारे में विस्तार से। साथ ही देखेंगे दोस्तों हम गुप्तकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत जैसे पुराण, धार्मिक साहित्य, नाटक। साथ ही देखेंगे दोस्तों गुप्तकालीन प्रमुख अभिलेख या शिलालेख जिनमें हम पढ़ने वाले हैं प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स। इसके बाद देखेंगे मथुरा अभिलेख के बारे में विस्तार से, फिर जूनागढ़ अभिलेख, एरन अभिलेख, बिलसद अभिलेख, यह हमें दोस्तों भारत में किस स्थान से प्राप्त हुआ तथा किस शासक के समय का है, तथा इन अभिलेखों से दोस्तों हमें किन किन शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही देखेंगे इन अभिलेखों से हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है गुप्त काल के बारे में। गुप्तकालीन सिक्कों का अध्ययन करेंगे, गुप्त काल में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे। साथ ही देखेंगे मोरों की भाषा कौन सी थी तथा सर्वाधिक मोहरें हमें किस स्थान से प्राप्त हुई है। इसके बाद देखेंगे हम गुप्त सामंत, गुप्त किसके सामंत थे, गुप्तकालीन दरबारी भाषा कौन सी थी। इसके बाद देखने वाले हैं हम श्रीगुप्त, इनका शासनकाल कब से कब तक था, घटोत्कच, इनका शासनकाल कब से कब तक था। इसके बाद देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इसके साथ ही देखने वाले हैं फाहियान, विदेशी यात्रियों के विवरण में हम देखेंगे दोस्तों फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग की प्रमुख रचनाएं तथा कुछ देशी पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों जिनमें पंचतंत्र, तहकीकुल हिंद, किरातार्जुनीय, वृद्ध संहिता, आर्यभट्टीय, शल्य शास्त्र, उरूभंग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद देखने वाले हैं कालिदास की प्रमुख रचनाएं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों कालिदास की प्रमुख रचनाएं, उनके द्वारा रचित नाटक और महाकाव्य, वो भी ट्रिक्स से। तो क्लास में बने रहें। गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, तो आज की क्लास में उनको शामिल किया है। तो बिना देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य। दोस्तों देखते हैं गुप्त साम्राज्य। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो दोस्तों आप जानते हो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, ये किस साम्राज्य को कहा जाता है। पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही बन सकता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त साम्राज्य को कहते हैं या गुप्त काल को कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है गुप्त वंश के पहले भारत में किस वंश का साम्राज्य था, पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा है दोस्तों गुप्त वंश के पहले भारत में किस वंश का साम्राज्य था, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों मौर्य वंश। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहते हैं, हम श्रीगुप्त को कहते हैं, जो कि आगे देखेंगे। गुप्त वंश के संस्थापक की बात करें तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। नेक्स्ट देखें तो भारत के पूर्वी भाग में दोस्तों किस साम्राज्य का उदय हुआ, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए गुप्त वंश का। गुप्त वंश की उत्पत्ति की बात करें तो इसके लिए दोस्तों कई मत प्रचलित हैं, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो गुप्त वंश के बारे में सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, गुप्त शूद्र थे। यह अवधारणा किसकी है दोस्तों, तो केपी जायसवाल। बात करते हैं केपी जायसवाल की। केपी जायसवाल ने गुप्तों को दोस्तों शूद्र माना। नेक्स्ट देखें तो HR चौधरी, इन्होंने दोस्तों गुप्तों को क्या माना, ब्राह्मण। क्षत्रिय की बात करें तो दोस्तों गुप्तों को क्षत्रिय किसने माना, तो मजूमदार, गौरीशंकर, ओझा। HR चौधरी ने दोस्तों गुप्तों को क्या माना, ब्राह्मण। बात करते हैं रोमिला थापर। रोमिला थापर ने गुप्तों को क्या माना, वैश्य से संबंधित, गुप्त वैश्य थे। ये किसकी अवधारणा है, रोमिला थापर की। क्षत्रिय की बात करें तो गुप्तों को क्षत्रिय किसने बताया, मजूमदार,
और गौरीशंकर ओझा ने। नेक्स्ट देखिए, चट्टोपाध्याय ने गुप्तों की उत्पत्ति मानी, तो क्षत्रियों से। चट्टोपाध्याय ने दोस्तों गुप्तों की उत्पत्ति किससे मानी? क्षत्रियों से। नेक्स्ट देखिए, हेमचंद्र चौधरी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हेमचंद्र चौधरी, इन्होंने गुप्तों को दोस्तों ब्राह्मणों से उत्पन्न माना। गुप्त क्या थे? ब्राह्मण। ये किसकी धारणा थी दोस्तों? हेमचंद्र चौधरी की। बात करते हैं इत सिंह। इत सिंह ने गुप्तों का मूल निवास कहाँ माना? नेक्स्ट देखिए, इत सिंह ने गुप्तों का मूल निवास किस स्थान को माना दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है मगध। इत सिंह ने गुप्तों का मूल निवास स्थान कौन सा माना? मगध को। नेक्स्ट देखिए, तो गुप्त अभिलेखों में गुप्तों का मूल निवास स्थान कौन सा माना? यूपी को। गुप्त अभिलेखों के अनुसार गुप्तों का मूल निवास स्थान कौन सा है? उत्तर प्रदेश। देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? तो श्री गुप्त को। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि नगरों का क्रमिक पतन मुख्यतः कहाँ देखने को मिलता है हमें, या किस काल में देखने को मिलता है? तो गुप्त काल में। नेक्स्ट देखिए, नगरों का क्रमिक पतन ये हमें किस काल में देखने को मिलता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है गुप्त काल में। अब बात करते हैं, जायसवाल ने गुप्तों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है पंजाब। नेक्स्ट है, जायसवाल ने गुप्तों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पंजाब। जायसवाल ने गुप्तों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया? पंजाब में। दोस्तों आप इन्हें ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। दोस्तों जायसवाल ने गुप्तों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया? पंजाब। इसे आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। तो ट्रिक देखिए दोस्तों, जायसवाल पंजाब टीम में। ट्रिक क्या है? जायसवाल पंजाब टीम में। डॉक्टर जायसवाल ने गुप्तों का मूल निवास स्थान कहाँ बताया? पंजाब। तो ट्रिक क्या है? जायसवाल पंजाब टीम में। जायसवाल से तात्पर्य डॉक्टर जायसवाल, जबकि पंजाब से तात्पर्य गुप्तों के मूल निवास स्थान पंजाब। ये किसके द्वारा बताया गया? जायसवाल के द्वारा। जायसवाल ने गुप्तों का मूल निवास स्थान कौन सा बताया? पंजाब। तो इसे ट्रिक से याद रखिए, जायसवाल पंजाब टीम में। तो देखते हैं गुप्तकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत। तो इनमें दोस्तों सबसे पहले आते हैं पुराण, धार्मिक साहित्य, नाटक। नाटकों में देखिए दोस्तों, तो जैसे देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस और कालिदास के नाटक, जिन्हें हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों ये गुप्तकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत। तो इनमें सबसे पहले देखते हैं पुराण, धार्मिक साहित्य, नाटक। इसके साथ साथ ही देखेंगे दोस्तों हम अन्य प्रमुख स्रोत, जैसे पुरातात्विक स्रोत, सिक्के, अभिलेख, विदेशी यात्रियों का वर्णन, शिलालेख, यात्रा वृत्तांत, जैन और बौद्ध साहित्य, देशी साहित्य तथा प्रस्तुति लेख, जिन्हें हम दोस्तों आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गुप्त इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? पुराण। गुप्त इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं? तो पुराण, धार्मिक साहित्य, नाटक। नाटकों में देखिए दोस्तों, जैसे देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस, ये किसके नाटक है दोस्तों? कालिदास के। इनसे हमें दोस्तों गुप्तकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों कालिदास के प्रमुख नाटकों में देखें तो सबसे पहले आता है मालविकाग्निमित्रम, दूसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम। ये नाटक दोस्तों किनके द्वारा रचित है? तो कालिदास के द्वारा। दोस्तों इसमें हमें गुप्तकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो कालिदास के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमो वर्षियम। ये किसके नाटक है दोस्तों? कालिदास के। नेक्स्ट देखते हैं कालिदास के द्वारा रचित महाकाव्य। तो दोस्तों कालिदास के द्वारा रचित महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है दोस्तों मेघदूत, दूसरा है ऋतु संहार और तीसरा है दोस्तों कुमार संभवम। ये कहते हैं दोस्तों कालिदास के द्वारा रचित महाकाव्य। इनसे दोस्तों हमें तत्कालीन स्थिति के बारे में पता लगता है और गुप्तकालीन इतिहास को जानने की ये प्रमुख स्रोत है।
तो दोस्तों कालिदास के रचित इन महाकाव्यों को हम ट्रिक से पढ़ेंगे। तो इसकी ट्रिक क्या है, तो ट्रिक देखिए, कालिदास के द्वारा रचित महाकाव्यों की ट्रिक। तो ट्रिक है दोस्तों, मैं ऋतु कुमार, बिल्कुल इजी ट्रिक है। इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, मैं ऋतु कुमार। इनसे दोस्तों आपको तीनों महाकाव्य याद हो जाएंगे कालिदास के द्वारा रचित। मैं से तात्पर्य मेघदूत, ऋतु से तात्पर्य दोस्तों ऋतु संहार, और कुमार से तात्पर्य है कुमार संभव। तो कालिदास के द्वारा रचित तीन महाकाव्य कौन कौन से है, मेघदूत, ऋतु संहार और कुमार संभवम। तो दोस्तों कालिदास के द्वारा रचित महाकाव्य की ट्रिक क्या है, मैं ऋतु कुमार, मैं से तात्पर्य है मेघदूत महाकाव्य, ऋतु से तात्पर्य है ऋतु संहार महाकाव्य, जबकि कुमार से तात्पर्य क्या है दोस्तों, कुमार संभवम महाकाव्य। ये थे दोस्तों कालिदास के द्वारा रचित महाकाव्य, वो भी ट्रिक से। आशा करता हूँ आपको ट्रिक पसंद आएगी। अगर ट्रिक अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं ऋतु कुमार, इससे आपको दोस्तों कालिदास के तीनों महाकाव्य याद हो गए। मैं से तात्पर्य मेघदूत, ऋतु से तात्पर्य ऋतु संहार, जबकि कुमार से तात्पर्य दोस्तों कुमार संभवम। नेक्स्ट देखते हैं गुप्तकालीन इतिहास को जानने के कुछ प्रमुख स्रोत। जैसे बात करें दोस्तों मृच्छकटिकम, ये रचना दोस्तों किसकी है, तो शूद्रक की। दोस्तों इस नाटक की रचना गुप्त काल में हुई थी, इस वजह से ये गुप्त काल को जानने का एक प्रमुख स्रोत है शूद्रक दोस्तों लेखक है, जबकि इसकी पुस्तक का नाम क्या है इनकी, मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम पुस्तक के रचनाकार कौन है, शूद्रक। ये दोस्तों गुप्त काल को जानने का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट देखें तो हरिवंश पुराण की बात करें दोस्तों, तो इसके रचयिता कौन है, जिनसेन। दोस्तों ये प्रमुख जैन साहित्य है, इससे हमें दोस्तों गुप्त काल के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है। हरिवंश पुराण, इसके लेखक कौन है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, हरिवंश पुराण की रचयिता कौन है, तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए जिनसेन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हमने क्या पढ़ा, हरिवंश पुराण, इसके रचयिता कौन थे, जिनसेन। ये प्रमुख जैन साहित्य है दोस्तों, इसमें गुप्त काल का विस्तृत विवरण हमें प्राप्त होता है। अन्य ग्रंथ देखें दोस्तों तो तिलोय पणिति। दोस्तों ये क्या है, गुप्तकालीन इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत। पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, तिलोय पणिति। अन्य ग्रंथ देखें तो तिलोय पणिति, इस ग्रंथ में दोस्तों गुप्तकालीन ज्ञान का भंडार है, यानी गुप्तकालीन इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत है ये तिलोय पणिति पुस्तक। नेक्स्ट देखें तो मूलकल्प, इसके रचयिता जिनसूरी है, इससे भी दोस्तों हमें गुप्तकालीन इतिहास को जानने का मौका मिलता है। मूलकल्प, इसके रचयिता कौन थे, जिनसूरी। नेक्स्ट देखें तो मूलकल्प, दोस्तों मूलकल्प के रचयिता कौन है। नेक्स्ट ग्रंथ आता है मूलकल्प, इसके रचयिता कौन है, जिनसूरी। नेक्स्ट था मूलकल्प, इसके रचयिता कौन थे, जिनसूरी। बात करें दोस्तों आर्य मंजूश्री, अन्य पुस्तक क्या है दोस्तों, आर्य मंजूश्री। इससे भी दोस्तों हमें गुप्तकालीन इतिहास को जानने का मौका मिलता है इस पुस्तक से। नेक्स्ट देखें तो स्मृतियाँ आती है दोस्तों, स्मृतियों में देखें तो प्रमुख है दोस्तों बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति। गुप्तकालीन इतिहास को जानने के लिए दोस्तों प्रमुख स्मृतियाँ कौन कौन सी है, तो बृहस्पति स्मृति और नारद स्मृति। तो प्रमुख स्मृतियाँ कौन कौन सी हुई दोस्तों, जिनसे हमें गुप्तकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो सबसे पहले आती है बृहस्पति स्मृति और नेक्स्ट है नारद स्मृति। नेक्स्ट देखें तो पुराण, दोस्तों पुराण से भी हमें गुप्तकालीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो प्रमुख पुराण कौन कौन से हैं, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, स्मृति पुराण और वायु पुराण। इनसे भी हमें गुप्तकालीन इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलता है दोस्तों। पुराणों की बात करें तो विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, स्मृति पुराण और वायु पुराण। दोस्तों इन पुराणों से भी हमें गुप्तकालीन इतिहास को जानने का मौका मिलता है। ये गुप्तकालीन इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत हैं। कौन कौन से पुराण थे दोस्तों, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, स्मृति पुराण और वायु पुराण।
ये जो सारे फैक्ट है दोस्तों, ये एनसीईआरटी बुक आरबीएससी बुकों से लिए गए हैं। आज की वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स लिए हैं तो उनमें एनसीईआरटी पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की पुस्तकों से तथा राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों से लिया गया है। इसमें जो भी मैटर है दोस्तों वो किन से लिया गया है, एनसीईआरटी बुक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों से और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों से लिया गया है। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों एनसीईआरटी बुक्स माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की पुस्तकों से और राजस्थान हिंदी अकादमी ग्रंथ पुस्तकों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आज का सारा मैटर दोस्तों इन्हीं से लिया गया है, तो क्लास में बने रहे। पुराणों की बात करें दोस्तों तो महत्वपूर्ण पुराण कौन कौन से थे, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, स्मृति पुराण और वायु पुराण। इनसे भी हमें गुप्तकालीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखें दोस्तों, काव्यालंकार, सूत्रवर्ती, हर्ष चरित्र, सेतुबंध में भी हमें गुप्तकालीन सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जानकारी प्राप्त होती है। इन पुस्तकों में भी हमें गुप्तकालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं गुप्तकालीन इतिहास के अन्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो इनमें सबसे पहले आता है पुरातात्विक स्रोत, सिक्के, अभिलेख, विदेशी यात्रियों का वर्णन। गुप्त इतिहास को जानने के अन्य स्रोतों में और क्या है दोस्तों, शिलालेख, यात्रा वृत्तांत, जैन और बौद्ध साहित्य, देसी साहित्य और प्रस्तुति लेख, जिनका अध्ययन हम आगे करेंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट देखने वाले हैं गुप्तकालीन प्रमुख अभिलेख, जिनसे गुप्तकालीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो दोस्तों इनमें से जो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं उनको मैंने आज की क्लास में शामिल किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंट, देखिए पहले कौन कौन से अभिलेख हैं गुप्तकालीन इतिहास के जानने के प्रमुख स्रोतों में। तो प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख, उसके बाद पढ़ेंगे हम दोस्तों भीतरी अभिलेख, फिर मथुरा अभिलेख, उसके बाद पढ़ने वाले हैं महरौली अभिलेख के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों जूनागढ़ शिलालेख, एरन अभिलेख, बिलसन अभिलेख, मंदसौर अभिलेख। बात पढ़ेंगे हम मंदसौर अभिलेख के बारे में। साथ ही देखेंगे हम दोस्तों ये किस शासक के समय थे तथा किसके द्वारा रचित है, किस शैली में बनाए गए हैं, किस शैली का प्रयोग किया गया है इसमें, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं भारत में। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख, सबसे पहले देखते हैं प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख के बारे में। तो ये किस शासक के समय का है, तो इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त के समय का। समुद्रगुप्त के समय। ये किसके द्वारा रचित है, इसके रचनाकार कौन है, तो हरिसेन। प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख की शैली की बात करें तो ये चंपू शैली में है। अन्य विवरण देखें इसमें तो दोस्तों इसमें हमें समुद्रगुप्त के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध और तात्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों हमें कहाँ से प्राप्त होती है, प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख से। प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख की शैली की बात करें तो ये चंपू शैली में है। अन्य विवरण देखें इसमें तो दोस्तों इसमें हमें समुद्रगुप्त के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध और तात्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों हमें कहाँ से प्राप्त होती है, प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख से। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख में दोस्तों हमें किसका विवरण मिलता है, किस शासक का, तो समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख हमें प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख में मिलता है। दोस्तों ये प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। ये थे प्रयाग प्रस्तुति के बारे में, प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख के बारे में हमने क्या क्या देखा, ये किस शासक के समय का है, तो इसका राइट आंसर है समुद्रगुप्त। ये किसके द्वारा रचित है प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख, तो आपका आंसर होना चाहिए हरिसेन के द्वारा। प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख की शैली क्या है दोस्तों, तो चंपू शैली। विवरण की बात करें तो इसमें समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में, विजयों का उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है, प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख से। अब बात करते हैं प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख ये कहाँ से प्राप्त हुआ है,
तो उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट अभिलेख है एरन अभिलेख। बात करते हैं एरन अभिलेख की, तो ये किस शासक के समय का है? तो समुद्रगुप्त के समय का। एरन अभिलेख दोस्तों हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश से। एरन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश से। और ये किस शासक के समय का है? तो समुद्रगुप्त। एरन अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। नेक्स्ट अभिलेख है एरन अभिलेख। बात करते हैं एरन अभिलेख की, तो ये किस शासक के समय का है? तो समुद्रगुप्त के समय का। एरन अभिलेख दोस्तों हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश से। एरन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? मध्य प्रदेश से। और ये किस शासक के समय का है? तो समुद्रगुप्त। एरन अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। बात करते हैं भीतरी अभिलेख की। ये भीतरी अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गाजीपुर मध्य प्रदेश से। शासक की बात करें तो भीतरी अभिलेख दोस्तों किस शासक के समय का है? तो स्कंदगुप्त के समय का। इस विवरण में इसमें देखें दोस्तों, भीतरी अभिलेख में हम देखें दोस्तों तो हमें हूणों के आक्रमण का विवरण मिलता है। किसका विवरण है भीतरी अभिलेख में? तो हूणों के आक्रमण का। नेक्स्ट देखिए मथुरा अभिलेख। मथुरा अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश से। दोस्तों मथुरा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी मथुरा अभिलेख से प्राप्त होती है, जो कि हमें उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। लास्ट में देखें तो आता है दोस्तों महरौली अभिलेख। ये हमें दिल्ली से प्राप्त हुआ है। दोस्तों ये किसके समय का है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का। नेक्स्ट अभिलेख आता है जूनागढ़ अभिलेख। आगे देखें तो जूनागढ़ अभिलेख ये हमें गुजरात से प्राप्त हुआ है। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुजरात से। जूनागढ़ अभिलेख या शिलालेख किस शासक के समय का है? तो आपका आंसर होना चाहिए स्कंदगुप्त के समय का। दोस्तों इसमें भी हमें हूणों के आक्रमण का विवरण या वर्णन मिलता है। साथ ही दोस्तों इसमें हमें सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का विवरण भी इससे प्राप्त होता है। तो जूनागढ़ शिलालेख ये कहाँ से मिला है? गुजरात से। ये स्कंदगुप्त के समय का है। साथ ही इसमें हमें दोस्तों सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण तथा हूणों के आक्रमण का विस्तृत विवरण यह हमें जूनागढ़ शिलालेख से मिलता है, जो कि गुजरात से मिला है। ये थे जूनागढ़ शिलालेख के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो फैक्ट टू फैक्ट स्टडी के लिए चैनल को लाइक करें। नेक्स्ट अभिलेख देखें तो एरन अभिलेख ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश से। ये किस शासक के समय का है? तो इसका राइट आंसर है भानुगुप्त के समय का। दोस्तों एरन अभिलेख में हमें किसका विवरण मिलता है? तो सती प्रथा का उल्लेख। नेक्स्ट देखें तो एरन अभिलेख ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मध्य प्रदेश से। ये किस शासक के समय का है? इसका राइट आंसर है दोस्तों भानुगुप्त के समय का। इसमें हमें विवरण मिलता है दोस्तों सती प्रथा का उल्लेख। ये किस अभिलेख में प्राप्त हुआ है? तो एरन अभिलेख में। ये कहाँ से मिला है हमें? तो मध्य प्रदेश से। ये किस शासक के समय का है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है भानुगुप्त के समय का। तो हमने देखा दोस्तों एरन अभिलेख के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। तो फैक्ट टू फैक्ट स्टडी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और क्लास में बने रहें। मैं ओपी कुमावत। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। देखिए दोस्तों तो बिलसद अभिलेख ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश से। बिलसद अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश से। ये दोस्तों किस शासक के समय का है बिलसद अभिलेख? तो कुमारगुप्त प्रथम के समय का। दोस्तों इसमें हमें प्रमुख विवरण या विस्तृत जानकारी क्या क्या प्राप्त होती है? इसमें हमें दोस्तों कुमारगुप्त की विजयों के बारे में और गुप्त संवत की तिथि अंकित है इसमें। बिलसद अभिलेख कहाँ से मिला है? उत्तर प्रदेश से। ये दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम के समय का है। इसमें हमें महत्वपूर्ण जानकारी क्या प्राप्त होती है? एक तो कुमारगुप्त की विजयों के बारे में, तथा दोस्तों इसमें विवरण है गुप्त संवत की तिथि अंकित है इसमें। तो गुप्त संवत की तिथि किस अभिलेख में अंकित है? तो आपका आंसर होना चाहिए बिलसद अभिलेख। ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स बिलसद अभिलेख के बारे में। तो हमने बिलसद अभिलेख के बारे में क्या क्या देखा? ये हमें उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, तथा ये दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम के समय का है, तथा इसमें हमें गुप्त संवत की तिथि अंकित है। साथ ही कुमारगुप्त की विजयों का उल्लेख ये हमें बिलसद अभिलेख में प्राप्त होता है।
ये था दोस्तों बिलसद अभिलेख के बारे में। देखिए दोस्तों, तो बिलसद अभिलेख ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो उत्तर प्रदेश से। बिलसद अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश से। ये दोस्तों किस शासक के समय का है बिलसद अभिलेख, तो कुमारगुप्त प्रथम के समय का। दोस्तों इसमें हमें प्रमुख विवरण या विस्तृत जानकारी क्या क्या प्राप्त होती है, इसमें हमें दोस्तों कुमारगुप्त की विजयों के बारे में और गुप्त संवत की तिथि अंकित है इसमें। बिलसद अभिलेख कहाँ से मिला है, उत्तर प्रदेश से। ये दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम के समय का है। इसमें हमें महत्वपूर्ण जानकारी क्या प्राप्त होती है, एक तो कुमारगुप्त की विजयों के बारे में, तथा दोस्तों इसमें विवरण है गुप्त संवत की तिथि अंकित है इसमें। तो गुप्त संवत की तिथि किस अभिलेख में अंकित है, तो आपका आंसर होना चाहिए बिलसद अभिलेख। ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स बिलसद अभिलेख के बारे में। तो हमने बिलसद अभिलेख के बारे में क्या क्या देखा, ये हमें उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, तथा ये दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम के समय का है, तथा इसमें हमें गुप्त संवत की तिथि अंकित है। साथ ही कुमारगुप्त की विजयों का उल्लेख ये हमें बिलसद अभिलेख में प्राप्त होता है। ये था दोस्तों बिलसद अभिलेख के बारे में। नेक्स्ट देखें तो मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख की बात करें दोस्तों, तो ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, मध्य प्रदेश से। मंदसौर अभिलेख, इसमें हमें कुमारगुप्त प्रथम के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। ये किस शासक के समय का है, तो कुमारगुप्त प्रथम। मंदसौर अभिलेख जो कि हमें एमपी से प्राप्त हुआ है, इसमें हमें दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम की विजयों का उल्लेख है। नेक्स्ट देखें तो सारनाथ की मूर्ति लेख। ये दोस्तों कुमारगुप्त सेकंड के समय का है, सारनाथ मूर्ति लेख। इसमें भी हमें गुप्तकालीन जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद देखने वाले हैं हम गुप्तकालीन सिक्कों के बारे में। तो गुप्तकालीन सिक्कों के कौन कौन से प्रकार प्रचलित थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों गुप्तकालीन सिक्कों के कौन कौन से प्रकार प्रचलित थे, तो धनुर्धारी सिक्के, दंडधारी सिक्के, निहंता सिक्के, छत्रधारी सिक्के, ये दोस्तों गुप्तकालीन सिक्कों के प्रकार हैं। इनसे भी हमें दोस्तों तात्कालीन राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है गुप्तकालीन सिक्कों से। तो गुप्तकालीन सिक्कों के कौन कौन से प्रकार थे, धनुर्धारी, दंडधारी, निहंता और छत्रधारी, ये सिक्कों के प्रकार हैं दोस्तों गुप्तकालीन सिक्कों के प्रकार। गुप्तकालीन सिक्कों के हमने कौन कौन से प्रकार देखे, धनुर्धारी, दंडधारी, निहंता और छत्रधारी, ये थे दोस्तों गुप्तकालीन सिक्कों के प्रकार। इनसे भी हमें गुप्तकालीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब देखने वाले हैं मोहर। तो दोस्तों मोहरों से भी हमें गुप्तकालीन जानकारी प्राप्त होती है। बात करते हैं गुप्तकालीन मोहरों की भाषा। तो दोस्तों गुप्तकालीन मोहरों की भाषा क्या थी, संस्कृत। यह हमें सर्वाधिक संख्या में कहाँ से प्राप्त हुई है, तो इसका राइट आंसर है नालंदा और वैशाली से। गुप्तकालीन सिक्कों के हमने कौन कौन से प्रकार देखे, धनुर्धारी, दंडधारी, निहंता और छत्रधारी, ये थे दोस्तों गुप्तकालीन सिक्कों के प्रकार। इनसे भी हमें गुप्तकालीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब देखने वाले हैं मोहर। तो दोस्तों मोहरों से भी हमें गुप्तकालीन जानकारी प्राप्त होती है। बात करते हैं गुप्तकालीन मोहरों की भाषा। तो दोस्तों गुप्तकालीन मोहरों की भाषा क्या थी, संस्कृत। यह हमें सर्वाधिक संख्या में कहाँ से प्राप्त हुई है, तो इसका राइट आंसर है नालंदा और वैशाली से। गुप्त काल के बारे में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखें तो मोहरों की भाषा संस्कृत थी और सर्वाधिक मोहरें दोस्तों हमें नालंदा और वैशाली से प्राप्त हुई है। धातु की मूर्ति की बात करें तो सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है धातु की मूर्ति। अब देखते हैं गुप्त काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो गुप्त सामंत माने जाते हैं। दोस्तों गुप्त किसके सामंत माने जाते हैं, तो ये कुषाणों के सामंत कहलाते थे गुप्त सामंत। ये कुषाणों के सामंत थे दोस्तों गुप्त। गुप्तकालीन दरबारी भाषा की बात करें तो वो कौन सी थी, गुप्तकालीन दरबारी भाषा, तो दोस्तों वो थी संस्कृत। अब बात करते हैं कला संस्कृति और स्थापत्य का स्वर्ण युग, ये किस काल को कहा जाता है, तो आप जानते हो दोस्तों गुप्त काल को। हमने कौन कौन से क्वेश्चन देखे, गुप्त किसके सामंत थे, तो कुषाणों के।
दूसरा क्वेश्चन देखा हमने गुप्तकालीन दरबारी भाषा के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था गुप्तकालीन दरबारी भाषा के बारे में। तो दोस्तों गुप्तकालीन दरबारी भाषा कौन सी थी? संस्कृत। नेक्स्ट हमने पढ़ा दोस्तों कला संस्कृति और स्थापत्य का स्वर्ण युग, यह कौन सा काल कहलाता है? तो आपका राइट आंसर है गुप्त काल। अब बात करते हैं गुप्तकालीन शासकों की। तो गुप्त वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को। श्रीगुप्त का शासनकाल दोस्तों 275 ईस्वी से 280 ईस्वी के मध्य रहा। नेक्स्ट था दोस्तों गुप्तकालीन शासक घटोत्कच गुप्त, ये दोस्तों इनका शासनकाल 280 से 319 ईस्वी के मध्य रहा। अब आते हैं गुप्तकालीन प्रतापी शासक चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम, इनका शासनकाल 319 से 335 ईस्वी के मध्य रहा। ये गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। नेक्स्ट आता है समुद्रगुप्त, इनका शासनकाल दोस्तों 335 ईस्वी से 375 ईस्वी के मध्य रहा। अब बात करते हैं गुप्त वंश के अंतिम शासक की। तो वो कौन थे दोस्तों? कुमारगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? कुमारगुप्त। श्रीगुप्त का शासनकाल कब से कब तक था? 275 से 280 ईस्वी के मध्य। घटोत्कच गुप्त की 280 से 319 ईस्वी के मध्य, जबकि चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 से 335 ईस्वी के मध्य रहा। समुद्रगुप्त के शासनकाल की बात करें तो वो 335 से 375 ईस्वी के मध्य। और अंत में देखा हमने दोस्तों गुप्त वंश का अंतिम शासक जो कि कुमारगुप्त को कहते हैं। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? कुमारगुप्त। अब देखते हैं दोस्तों कुछ देशी और विदेशी यात्रियों का वर्णन। बात करें फाहियान की, तो दोस्तों आप जानते हो फाहियान, इसकी रचना कौन सी थी? फाको की। अब बात करते हैं हेनसांग। हेनसांग की रचना कौन सी थी दोस्तों? शीयू की। और अभी इत्सिंग की बात करें तो इत्सिंग का यात्रा विवरण। तो इत्सिंग की महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी थी दोस्तों? काओ फा काओ सांगचुन। इससे भी हमें दोस्तों गुप्तकालीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अब देखते हैं दोस्तों कुछ देशी और विदेशी यात्रियों का वर्णन। बात करें फाहियान की, तो दोस्तों आप जानते हो फाहियान, इसकी रचना कौन सी थी? फाको की। अब बात करते हैं हेनसांग। हेनसांग की रचना कौन सी थी दोस्तों? शीयू की। और अभी इत्सिंग की बात करें तो इत्सिंग का यात्रा विवरण। तो इत्सिंग की महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी थी दोस्तों? काओ फा काओ सांगचुन। इससे भी हमें दोस्तों गुप्तकालीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। हेनसांग की पुस्तक का नाम क्या था? शीयू की। इत्सिंग की पुस्तक का नाम काओ फा काओ सांगचुन। नेक्स्ट देखते हैं मजमल उत त्वारिक, ये पुस्तक किसकी रचना है? नेक्स्ट है मजमल उत त्वारिक। इस पुस्तक के रचनाकार कौन थे दोस्तों? अबुल हसन अली। तहकीक उल हिंद, इसके रचनाकार कौन है? अल बरूनी। अब बात करते हैं कुछ देशी पुस्तकों की या यात्रियों का विवरण या महत्वपूर्ण लेखक, देशी लेखक जैसे पंचतंत्र। आप जानते हो दोस्तों पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? विष्णु शर्मा। किरातार्जुनीय, ये पुस्तक किसकी है? 12वीं की। सोपन वासवदत्तम और चारुमती, दोस्तों आप जानते हो ये किसकी रचना है? कवि भास की। स्वपन वासवदत्तम और चारुमती, ये किसकी रचना है? भास की। ये भी दोस्तों गुप्त काल का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत है। स्वपन वासवदत्तम ये पुस्तक और चारुमती पुस्तक के रचनाकार कौन है? भास। अब बात करते हैं वृत्त संहिता, इसके रचनाकार कौन है? वराहमिहिर। आर्यभट्टीय, इसके रचनाकार कौन है? आर्यभट्ट। बात करते हैं शल्य शास्त्र की, तो शल्य शास्त्र के रचनाकार कौन थे? धन्वंतरी। शल्य शास्त्र की बात करें तो शल्य शास्त्र के रचनाकार कौन थे? धन्वंतरी। उरुभंग, इसके रचनाकार भी दोस्तों कवि भास थे। मालविकाग्निमित्रम, आप जानते हो इसके रचनाकार कौन है? कालिदास। नेक्स्ट है
सुश्रुत संहिता, इसके रचनाकार कौन है? सुश्रुत। अष्टांग हृदय की बात करें तो इसके रचनाकार है दोस्तों वाग्भट। ये देखिए दोस्तों, हमने महत्वपूर्ण देशी और विदेशी यात्रियों का विवरण तथा लेखकों की अन्य पुस्तकें जिनसे हमें गुप्तकालीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो दोस्तों हमने कौन कौन से ग्रंथ देखे? पाइयान की रचना पाको की, हैंसांग की पुस्तक थी दोस्तों सीयू की। इत्सिंग का यात्रा विवरण, ये काऊ फा काओ सांग चुन कहलाता है। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? काऊ फा काओ सांग चुन। की कुल इनके रचनाकार थे अलबरूनी। पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा रचा गया। किरातार्जुनीय 12वीं, सोपन वासवत्तम और चारुमती ये बास की रचनाएं हैं। जबकि व्रत संहिता के रचनाकार वराहमिहिर थे। आर्यभट्टीय, इसके रचनाकार आर्यभट्ट। शल्य शास्त्र की बात करें तो इसके रचनाकार थे धन्वंतरी। उरुभंग, इसके रचनाकार दोस्तों कौन थे? कविभास। मालविकाग्निमित्रम, इसके लेखक कौन थे? कालिदास। और सुश्रुत संहिता, इसके रचनाकार थे सुश्रुत। और अष्टांग हृदय के रचनाकार वाग्भट। ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण विवरण। नेक्स्ट देखते हैं कालिदास के द्वारा रचित महाकाव्य। तो दोस्तों कालिदास के द्वारा रचित महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है दोस्तों मेघदूत, दूसरा है ऋतुसंहार और तीसरा है दोस्तों कुमार संभवम। ये कहते हैं दोस्तों कालिदास के द्वारा रचित महाकाव्य। इनसे दोस्तों हमें तत्कालीन स्थिति के बारे में पता लगता है और गुप्तकालीन इतिहास को जानने की ये प्रमुख स्रोत है। तो दोस्तों कालिदास के रचित इन महाकाव्यों को हम ट्रिक से पढ़ेंगे। तो इसकी ट्रिक क्या है? तो ट्रिक देखिए, कालिदास के द्वारा रचित महाकाव्यों की ट्रिक। तो ट्रिक है दोस्तों मैं ऋतु कुमार, बिल्कुल ईजी ट्रिक है। तो दोस्तों कालिदास के द्वारा रचित महाकाव्य की ट्रिक क्या है? मैं ऋतु कुमार। मैं से तात्पर्य है मेघदूत महाकाव्य। ऋतु से तात्पर्य है ऋतु संहार महाकाव्य। जबकि कुमार से तात्पर्य क्या है दोस्तों? कुमार संभवम महाकाव्य। ये थे दोस्तों कालिदास के द्वारा रचित महाकाव्य, वो भी ट्रिक से। आशा करता हूँ आपको ट्रिक पसंद आएगी। अगर ट्रिक अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं ऋतु कुमार, इससे आपको दोस्तों कालिदास के तीनों महाकाव्य याद हो गए। मैं से तात्पर्य मेघदूत, ऋतु से तात्पर्य ऋतु संहार, जबकि कुमार से तात्पर्य दोस्तों कुमार संभवम। दोस्तों कालिदास के प्रमुख नाटकों में देखें तो सबसे पहले आता है मालविकाग्निमित्रम, दूसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम। ये नाटक दोस्तों किनके द्वारा रचित है? तो कालिदास के द्वारा। दोस्तों इसमें हमें गुप्तकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो कालिदास के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमो वर्षियम। ये किसके नाटक है दोस्तों? कालिदास के। नेक्स्ट देखते हैं गुप्तकालीन इतिहास को जानने के कुछ प्रमुख स्रोत। जैसे बात करें दोस्तों मृच्छकटिकम, ये रचना दोस्तों किसकी है? तो शूद्रक की। दोस्तों इस नाटक की रचना गुप्त काल में हुई थी, इस वजह से ये गुप्त काल को जानने का एक प्रमुख स्रोत है। शूद्रक दोस्तों लेखक है, जबकि इसी पुस्तक का नाम क्या है इनकी? मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम पुस्तक के रचनाकार कौन है? शूद्रक। ये दोस्तों गुप्त काल को जानने का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट देखें तो हरिवंश पुराण की बात करें दोस्तों तो इसके रचयिता कौन है? जिनसेन। दोस्तों ये प्रमुख जैन साहित्य है, इससे हमें दोस्तों गुप्त काल के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है। हरिवंश पुराण, इसके लेखक कौन है? एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, हरिवंश पुराण की रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए जिनसेन। डॉक्टर जायसवाल ने गुप्तों का मूल निवासी स्थान कहाँ बताया? पंजाब। तो ट्रिक क्या है? जायसवाल पंजाब टीम में। जायसवाल से तात्पर्य डॉक्टर जायसवाल, जबकि पंजाब से तात्पर्य गुप्तों के मूल निवास स्थान पंजाब। ये किसके द्वारा बताया गया? जायसवाल के द्वारा। जायसवाल ने गुप्तों का मूल निवास स्थान कौन सा बताया? पंजाब। तो इसे ट्रिक से याद रखिए, जायसवाल पंजाब टीम में। ये थी दोस्तों गुप्त साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
मैं ओपी कुमार। जय हिंद, जय भारत।